So this is lecture 8 in the series of Lakshmikant, and hope you all are doing well and your studies also doing well. Okay, so we will discuss about historical background of constitution and constitution कैसे बना. So watch this video till the end. Before moving forward, I just want to show you something. Give me a minute. So this is the Ghatna Chakra, the lectures which we have gone through लास्ट वीक एंड उसके अलावा जो भी कुछ पॉइंट्स थे मैंने जो भी मेंशन किए हैं वहाँ पे एक बार जस्ट उसका ओवरव्यू देख लेते हैं. सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं और हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. सो आपको टिल द लास्ट आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी. बीच बीच में आई विल शो यू द क्वेश्चंस के कौन से एक्ट से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो उससे ना बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. बिकॉज मैं जनरली पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत है वो बुक अपने साथ रखती हूँ. जैसे ये मेंशन किया हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो भी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे कंपनी रूल की आप बात करोगे 1773 से 1858 की बात करो. उसके अलावा अगर आप बात करते हो बैकग्राउंड में फीचर ऑफ द एक्ट, सो ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं. सो मैंने उस शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हुए हैं इसके. तो आप लक्ष्मीकांत को हमेशा अपने साथ रखिएगा. तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो तो ये काफ़ी इजी हो जाता है समझना. उसके अलावा लेट मी शो यू घटना चक्र कि उसमें ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है. तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ के उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये समझना. सो लेट्स डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट पास्ड फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये 1773 से 1853 तक चला था. क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा था, रूल ऑफ लॉ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, PIL क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है. तो ये सारी चीजें जो है होलिस्टिक इंफॉर्मेशन थी. उसके बाद नाउ वी जस्ट केम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. बिकॉज इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही है. कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो मिनिमम है. एक चैप्टर से अगर हमें दो क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो चैप्टर फिर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. और सारी जितने भी फैकल्टीज होती हैं वो सारी चीज़ें वो ये चीज़ें बताती हैं. सो दैट इज आई हैव रियलाइज्ड इन 2021 ऑल्सो. इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि आप एक बार लक्ष्मीकांत को अपने पास रखिएगा जब भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो या पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो. और आपके पास घटना चक्र भी होना चाहिए. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बुक और आपको बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच भी डेवलप होगी. सो इसमें हम एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल 1858 एंड 1947 में होगी. सो उससे हम स्टार्ट करते हैं. कंपनी रूल 1773 से 1853 तक. उसके अलावा पूरा डिटेलिंग दी हुई है. पिट्स इंडिया एक्ट दिया हुआ है. उसके अलावा चार्टर एक्ट 1793, 1813 एंड आफ्टर दैट जो मेंशन किया गया है, क्योंकि टू पॉइंट्स दिए हुए हैं बट मैं बताती हूँ आपको क्योंकि लक्ष्मीकांत में काफ़ी ब्रॉड में दिया हुआ है. तो यू कैन जस्ट नोट डाउन इट अकॉर्डिंगली. अभी मैं आपको जब नोट शो करूँगी. सो जैसे एजुकेशन के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं किए गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस एजुकेशन ले या फिर एजुकेशन अच्छी करके फिर उनको इतना मतलब कहते हैं कि अवेयरनेस आ जाए कि हाँ ये हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं या फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करिए. सो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. उसके अलावा हम बात करते हैं. So Lord William Bentinck became the first Governor General of India and legal member थे 4. सो ये सारी चीज़ें आती है. मैकाले आए थे. उसके अलावा आप चार्टर एक्ट 1853 की बात करें या उसके बाद जो भी एक्ट जितने पास हुए हैं 1858 से 1947 तक, तो उसके बारे में हॉलिस्टिकली दिया हुआ है ये. सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2016 में उत्तराखंड के प्री में आया हुआ था. सो which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? So that is answer is given here similarly, but just go through the questions one by one. So आपको ना easy understand हो जाएगा. By which of the following act legislative council of India received the power to discuss the budget? So इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं. उसके अलावा 2010 में UPPCS में आया है ये
उसके अलावा लेट मी शो यू, 2014 में ये क्वेश्चन आया था, फेडरल कोर्ट कब क्रिएट हुई थी। उसके अलावा ये यूपी पीसीएस मेंस में आया था 2015 में। उसके अलावा ये पिट्स इंडिया चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये सारे में से जब आपको एटलीस्ट 2 या 3 पता होंगे तो आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। ये 2017 में क्वेश्चन आया है डायरकी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो लेट मी शो यू, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे डायरकी के बारे में। जैसे क्वेश्चन 2012 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द provinces, so the introduction of separate communal electorate for Muslims, so इसमें से चूज करना था। so इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। हम घटना चक्र की एक अलग से सीरीज वो करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट वांटेड टू शो यू कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। so ताकि आपको ये ना लगे कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इफ वी नीड टू फोकस ऑन प्रीलिम्स, तो ये चीजें हमें इसी डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, देन ओनली वी विल गेट द सक्सेस। और यूपी पीसीएस में भी आजकल बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस में, हरियाणा पीसीएस की भी बात करोगे तो सो फोकस दिस चैप्टर, एटलीस्ट 1, 2, 3 क्वेश्चन, 2 या 3 के लगभग भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ ओवरव्यू दिया हुआ कि सो द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बिकॉज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का दैट इज अ स्टेबल डॉक्यूमेंट, इट इज द स्टेबल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंट्री, एंड जिसके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है। सो वी कैन टॉक अबाउट द टाइप ऑफ गवर्नेंस विच बिकॉज इट शुड बी लाइक दैट वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, और इंडिया के लिए ही कानून बनाया जा रहा है फॉर द जस्टिस, फॉर द इक्वलिटी, फॉर द लिबर्टी, फॉर द फ्रेटर्निटी। सो दिस इज लाइक द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड it will preserve the rights of people of India. So that was a very important document, और आप कह सकते हो this is like the holy book for Indians, एंड किसी भी कंट्री के लिए उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट इज द होली बुक एंड लाइक ऑल इन ऑल डॉक्यूमेंट, क्योंकि जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज या राइट्स होंगे, और उसके अलावा जो भी रूल्स रेगुलेशंस उस कंट्री में फॉलो होते हैं, सो वो सारे उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एनी कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक scholars always suggest to read the constitution of that country, then you will be able to understand about that country more, and then you can interact with the people of that country, and then you will get the more information about that. So that is all about the historical background कि start कैसे हुआ। So अगर constitution की बात करते हो तो इतना आसान नहीं था बनाना, because इतनी diversity, इतना सारा कुछ चीज़ें थी, इतना अनस्टेबिलिटी हो गई थी इंडिया में, और उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इट वाज सच अ डिफिकल्ट टास्क, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एनालाइज्ड ईच एंड एवरी पॉइंट एंड देन ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे that it has taken 2 years, 11 months and 18 days to complete the constitution. And India is a diverse country, because reason was that why it has taken so much time, why it is the lengthiest constitution in the world, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे, बिकॉज डू यू नो दैट ब्रिटिशर्स हैज रूल्ड फॉर 200 years इन इंडिया। सो आपको जितने भी, कभी कभी ऐसा लगता था, बहुत सारे इंडियन सोचते थे कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहे थे, वो या तो ऐसे ही फॉलो किए जाएं, उसमें क्या चेंजेस होंगे कि वो इंडियंस के राइट्स को प्रिजर्व कर सके। सो या फिर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग से बनाने चाहिए।
सो बिकॉज ऐसा नहीं था, क्योंकि अलग से जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तब से ऐसा राइज हुआ, बिकॉज इट वॉज कमिंग दिस प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स were running from ancient time. If we will talk about, we can talk about Indus Valley civilization, Vedic age, Mauryan age, uh, and Chanakya has given 6 jewels. Apart from this, he has given theory of politics in his book. So that was the main like the reason किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है और क्यों होता है. सो 31st December 1600 द थिंग्स हैज बीन स्टार्टेड कि इंडिया में चीज़ें कैसे हुई, और उसके बाद जो भी व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, 15th of August 1947, और उसके बाद 2 years 11 months and 18 days लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. उससे पहले का बैकग्राउंड पहले समझते हैं. बिकॉज 1600 में फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसे पहले अगर इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन की बात करते हैं, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस इन फ्रांस एंड इंग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड. बिकॉज वहां पे सबसे पहले जो थे चर्च, किंग, सेपॉयज वगैरह का वो था. सोशोलॉजी के टर्म में बात करें अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का, फिर वैसे भी बात करोगे आप वर्ल्ड हिस्ट्री के टर्म में भी, तो ये सारी चीजें थी. उसके बाद रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारी क्रांति हुई वहां पे, क्योंकि लोग काफी परेशान हो गए थे इन सारी चीजों से, डिक्टेटरशिप से, क्योंकि राजा जो कहता था वही करना है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जितने भी लोअर सेक्शंस थे या फिर कॉमनर्स थे. सो थिंग्स हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम देयर. उसके बाद 1600 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई, एंड दैट वाज Queen Elizabeth has given the permission for 15 years to these eastern countries कि वो ट्रेड कर सकते हैं. सो इंडिया में सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन का रीजन था, इट वाज स्पाइसेस and resources, raw material and cheap labor. So these were the main things East India Company attracted towards India. और यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हुई. पहले तो वो बोलते थे कि वी केम फॉर ट्रेड ओनली, सो ट्रेड की चीजें स्टार्ट हुई एंड ईस्ट इंडिया कंपनी आई. उसके अलावा अगर हम ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूरोप की बात करें, पोर्टुगीज केम हियर, डच केम हियर, French came here, and after that English came here. So these colonies, these East India companies came from different countries, and they ruled here in India. They traded like spices, बहुत सारे जितने भी valuable stones, gem stones होते थे वो यहाँ से ले जाते थे. valuable और चीजें होती थी, cotton, clothes, क्योंकि जो फॉरेन मार्केट में इंडिया के जो हैंडलूम वर्क की चीजें होती थी वो काफी कॉस्टली होती थी. बट धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई. इंग्लैंड और उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने पूरा मार्केट कैप्चर किया और मशीन्स वगैरह से बनने लगे जैसे कपड़े वगैरह, तो चीजें चेंज होने लगी. सो जब ये इंग्लैंड, पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड डच आए, सो डच ने, क्योंकि धीरे धीरे इनके लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा. सो व्हेन डच केम, एंड देन डच के बाद जब इंग्लैंड आया इंडिया में, सो डच हैज थॉट दैट दे विल सेटल इन इंडोनेशिया, दैट इज लैंड ऑफ स्पाइसेस. तो इंग्लैंड और डच के बीच का कॉन्फ्लिक्ट वहां पे खत्म हो गया, बिकॉज इंग्लैंड ने बोला कि आप हमारी टेरिटरी में इंटरफेयर मत करिए, और डच ने बोला कि आप हमारी टेरिटरी में इंटरफेयर मत करिए. सो दे हैव लाइक कोलैबोरेटेड, दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड कि एक दूसरे की टेरिटरी में ट्रेसपास नहीं करेंगे वो. एंड उसके बाद डच इंडोनेशिया में सेटल हो गए. जितने भी मतलब और जो भी ट्रेड था उसके बाद इंग्लैंड था या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंडिया में ही रह गई और उसके बाद ट्रेड स्टार्ट हुआ. सो सबसे पहले जब बात होती है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था पोर्टुगीज और इंग्लैंड के बीच में, जब बात हुई
बिकॉज वो तो डच तो कंपटीशन से बाहर हो गए थे। फिर पोर्टुगीज का जो सन था एंड डॉटर ऑफ क्वीन, दे बोथ मैरिड विद ईच अदर। और उसके बाद क्या हुआ कि पोर्टुगीज का जो बेटा था, पोर्टुगीज किंग जो था, उसका बेटा था, वो क्वीन का सन इन लॉ बन गया, मतलब उसका दामाद बन गया। तो वहां पे भी चीजें मतलब इतनी कॉन्फ्लिक्टेड नहीं रही। और उसके बाद क्वीन ने पोर्टुगीज जो सन था उसको गिफ्ट में दमन दीव, पौडीचेरी एंड मसूलीपट्टनम दे दिया गिफ्ट में। सो वहां पे भी जो भी कंपटीशन था वो खत्म हो गया। अब बारी आती है फ्रेंच कि फ्रेंच कैसे स्टार्ट हुआ, फ्रेंच के साथ जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो बिकॉज अगर हम सेवेंटीन्थ सेंचुरी की या उससे पहले की भी बात करते हैं, 15th सेंचुरी से, 14th-15th सेंचुरी से, बिकॉज दे वर लाइक एनिमी ऑफ ईच अदर। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड की कभी बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे के एंटी थे। इंडिया में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड बिकॉज आई थिंक आपने हिस्ट्री में बहुत इजीली पढ़ा होगा। तो इट इज जस्ट दैट कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में चल क्या रहा था। सो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कार्नेटिक वॉर्स होती हैं 3। और उसके बाद इंग्लैंड जो है जीत जाता है। उसके बाद 1760s में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होता है और फ्रेंच जो है अपना बोरिया बिस्तर उठा के और निकल लेते हैं इंडिया से। फिर चीजें स्टार्ट होती हैं जब इंग्लैंड केम एज ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में, सो दे केम इन द रेन ऑफ जहांगीर। जब भी जहांगीर का शासन चल रहा था, तो तब वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ ट्रेड करना है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा और हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे हम अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सके और इजीली ट्रेड कर सके। तो इट वाज like just only they have shown that I have this intention only to do the trade and to procure raw material from India, then we can do the business और जो भी प्रॉफिट है इंडिया में भी आएगा, इंडिया के लोगों का डेवलपमेंट भी होगा। ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने समझा दिया जहांगीर को। आफ्टर दैट 1717 में फर्रुखशियार आता है एंड ही वॉज एक्चुअली नॉट द गुड रूलर एंड ही वॉज इनकेपेबल। He was involving in different kind of activities. Satyar, if I'm talking about, he was having liquor, involved in like watching the dance of court dancers, और ये सारी चीजें चल रही थी कि पूरा एकदम याशी वाला टाइप्स। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते हैं, सो दे आस्क्ड फॉर दस्तक ड्यूटी फ्री के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। बिकॉज जो उसमें बहुत सारी ड्यूटीज लगती थी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ट्रेड एंड टैक्स। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने रिक्वेस्ट किया फर्रुखशियार से कि आप हमें ट्रेड फ्री राइट्स दे दीजिए, यहाँ पे दीवानी राइट, दस्तक ड्यूटी और दस्तक ड्यूटी फ्री दे दीजिए तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। सो बिकॉज फर्रुखशियार को ये चीज समझ नहीं आ रही थी, जो लोग इंडिया में रहते हैं जब हम उनसे टैक्स ले रहे हैं तो वाई वी आर गिविंग टैक्स फ्री राइट्स एंड दस्तक ड्यूटी फ्री टू ब्रिटिशर्स। लेकिन ही वॉज लाइक नॉट थिंकिंग अबाउट इंडियन पीपल और लाइक अबाउट हिज पीपल। ही जस्ट डिसाइडेड एंड गिवन दिस परमिशन टू देम। सो उसके बाद से ट्रेड का स्टार्ट हो जाती हैं चीजें। सो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, बिकॉज फर्रुखशियार वाज देयर, सो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड देयर ट्रेड इन 1717 फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, पेइंग जो भी टैक्स वगैरह तो पे करना नहीं था उनको, तो उन्होंने स्टार्ट किया वहां से। एंड बट वहां के जो रेजिडेंट्स थे, बंगालीज थे, वो टैक्स पे कर रहे थे। इट वॉज स्टार्टेड द फॉल ऑफ बंगाल फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वहां के लोग, क्योंकि जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर करना शुरू किया मार्केट, तो इंडियन कॉम्पिटिटर्स, जो इंडियन ट्रेडर्स या इंडियन बिजनेसमैन थे, वो उस तरीके से कॉम्पिटिशन को सस्टेन नहीं कर पाए एंड दे लाइक इट बिकेम डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आफ्टर दैट देयर इज बैटल ऑफ प्लासी एंड सुजाउद्दौला से भी जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बिकॉज जब एक बार उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया उसके बाद उन्होंने कनक्वेस्ट स्टार्ट करना शुरू किया कि हमें यहाँ पे रूल भी करना है। और
फर्स्ट ऑफ ऑल बैटल ऑफ प्लासी में सुजाउद्दौला को डिफीट किया, कन्क्वेस्ट हुआ. उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, वो भी रॉबर्ट क्लाइव वाज लीडिंग दैट एंड दे वॉन. उसके बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि इंडियन जो हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि ये ना तो अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज करना जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस ये खुद ही चाहते हैं कि हमारे ऊपर रूल किया जाए. सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैज रिटन इन सम बुक्स एंड बहुत सारे नोट्स में ये चीजें बताई जाती है. सो दैट्स व्हाट के एक स्टोरी की फॉर्म में आप इसको जस्ट अपने माइंड में रखिए. आफ्टर दैट सो द थिंग्स हैज बीन स्टार्टेड. उसके अलावा जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्चर्स होने लगे ब्रिटिशर्स के द्वारा, सो दे हैव स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंटशिप कह सकते हो आप, या फिर डुअल राइट्स. उसमें दे हैव divided into two, like power has been divided into two, दीवानी and निजाम्स. So दीवानीज जो होते थे, Britishers has taken all the controls in terms of economy, money related, international relations and political. So जितने भी राइट्स, जो इम्पोर्टेंट राइट्स थे, वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे. उसके अलावा जितने भी डिस्प्यूट्स थे और जो भी एक्सपेंसेस थे, कैवेलरीज या जो आर्मी थी उसके जो एक्सपेंसेस, सैलरीज वगैरह के देने के लिए कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन आपको चला, तो उसमें जो भी पैसा जाता था वो सब निजामत बेयर करेगी. तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो निजामत में जो रूलर होता था उसको ये एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते थे. दैट वाज अ प्रॉब्लम. आफ्टर दैट सो थिंग्स लाइक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीर जाफर वॉज द रूलर दैट टाइम एंड मीर जाफर को जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई एंड जितना भी पैसा वगैरह कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और ब्रिटिशर्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी नहीं पड़ी थी क्योंकि ना तो उन्हें सैलरी देनी थी. दे वर जस्ट टेकिंग जितना भी टैक्स आता था, दे वर कलेक्टिंग, दे आर गेटिंग रिच डे बाई डे. एंड जैसे लाइक लेटर ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो भी उसके लिए डिस्कशन भी किया था, और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भी डिस्कशन किया था इन चीज़ों के बारे में. आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर, बट ये सारी चीज़ें हुई. सो उसके बाद जो भी रॉबर्ट क्लाइव और उसके लिए मीर जाफर के लिए जो प्रॉब्लम थी, ही गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जितने भी ऑफिसर्स वो सब काम कर रहे थे. उसके अलावा अगर आप बात करते हो कि क्लाइव के पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट. सो व्हेन केम टू नो दैट ब्रिटिशर्स सर्च अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन, क्वीन को पता चला कि ये ट्रेड से चीजें काफी आगे बढ़ गई हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन तक चीजें पहुंच गई हैं कि कन्क्वेस्ट स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे जितने भी रूलर्स हैं वहां पे, तो उनको हराना शुरू कर दिया है. सो क्वीन हैज टेकन दिस डिसीजन एंड then she came with the regulating act 1773. So 1773 act आया, and this is the flow chart. These are these many acts gone through. So make this chart, that will give you help to understand, to remember the facts. So सबसे पहले 1773 का regulating act आता है. Here the governor of Bombay, governor of Bengal and governor of Madras. सो ये तीन वो थे. उसके बाद जब क्राउन हैज टेकन ईस्ट इंडिया कंपनी इन दियर कंट्रोल, बिकॉज 1773 में इसको जो एक्ट था उसको चेंजेस का एक्ट भी बोला जाता है, और यू कैन से यू कैन कॉल इट एज. सो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है. सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इसको, जो बोला गया परिवर्तन काल भी कह सकते हो आप इसको, कि इट हैज बीन चेंज. एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 4 जो मेंबर्स होते थे, दे विल चूजन इन एवरी 4 years. जो भी डायरेक्टर्स का जो नंबर्स था वो 24 थी स्टार्टिंग में. उसके बाद रूल बनाया गया था कि 1/4 जो है 25% मेंबर्स विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट, और ये सर्कुलेशन जो है चलता रहेगा, गेटिंग रिटायर्ड. सो ये जैसा सर्कुलेशन अभी में है ना कि राज्यसभा में 6 years का होता है और वो चलता रहता है, और
हर वो भी चेंज होते रहते हैं, तो वही सिमिलर था, उसमें कुछ कुछ चेंजेस होके फिर अभी के करंट के कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो ये सारी चीजें चलती रही। आफ्टर दैट गवर्नमेंट हैज टेकन कंट्रोल ओवर इट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी पीपल बिकेम एम्प्लॉयज। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो ट्रेड करने आए थे, बट उसके बाद अभी के करंट सिचुएशन, जब 1773 का एक्ट आया, इन दैट सिचुएशन दे बिकेम एम्प्लॉयज। ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी कंट्रोल से क्राउन हैज टेकन ऑल द कंट्रोल्स फ्रॉम देयर एंड दे पेड द सैलरी टू देम। उसके बाद देर आर सम फीचर्स। इट designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देते हैं, उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे दोनों उसके नीचे आ जाते हैं। तो उनको ये चीज ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिकॉज जो भी रिपोर्टिंग्स वगैरह है वो सारी उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स को देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मतलब डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। बट चीजें होती हैं विच आई हैव मेंशन्ड हियर इन द रिप्रेजेंटेशन। सो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, 4 थे स्टार्टिंग में। एंड ये जितने भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे अपनी जो भी रिपोर्ट्स थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देते थे। सिमिलरली गवर्नर ऑफ मद्रास ऑल्सो गिव्स द रिपोर्ट्स, या जो भी अपडेट्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देते थे। सो नंबर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इट हैज बीन डिवाइडेड। अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो जो भी राइट्स थे, the court of director is following the right and holding the right of political affairs solve करना होता था, सिविल अफेयर है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, और उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये सारी चीजें होती थी। इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ कोलकाता में, फर्स्ट ऑफ ऑल 1774 में। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो कीप इन योर माइंड, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके अलावा बंगाल को बोला गया कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज डिस्प्यूट्स। उसके बाद बात होती है कि वॉरेन हेस्टिंग जो हम जितने भी परिषद के सदस्य से, जैसे वॉरवेल, मैनसन, क्लेवरिंग, फ्रांसिस थे, और इन चारों, लेट मी रिपीट इट, वॉरवेल, मानसन, क्लेवरिंग and Francis, 4 members were there in that council, and Warren Hastings and Worwell जो थे वो तो इंडिया में ही थे। उसके अलावा अगर बात करते हैं क्लेवरिंग, फ्रांसिस एंड मैनसन जो है अक्टूबर 1774 में इंग्लैंड से आए थे, इनको स्पेशली बुलाया गया था। तो आप ये मेंशन कर सकते हो इसमें, ये लाइन। उसके अलावा जितने भी काउंसिल के डिसीजंस थे वो मेजॉरिटी से होते थे, कि सब लोग वोट करेंगे, उसके बाद मेजॉरिटी में डिसीजन लिया जाता था। जैसे अभी भी कोई रूल बनता है तो मेजॉरिटी में डिसीजन लिया जाता है। उसके अलावा अगर वोटिंग की बात करते हैं तो जो चेयरमैन होता था, चेयरमैन सिर्फ डिसीजन मेकिंग, जैसे अगर 2-2 वोट्स पड़ रहे हैं, टाई हो जाता था, तब उसी टाइम पे वोट करता था, अदरवाइज उसको कंप्लीट वोटिंग राइट नहीं था। सो लेट्स डिस्कस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 and it is also called Act of Settlement. In a bid to rectify the defects of the Regulating Act 1773, the British Parliament passed the Assembly Act of 1781. सो इसमें क्या होता है कि 1781 में जो पास होता है उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जो रेगुलेशंस थी, या आप कह सकते हो कि क्राउन को या ब्रिटिश क्राउन को ये लग रहा था कि हमारा नाम खराब हो रहा है, चीजें वहां पर ठीक नहीं चल रही हैं। दैट्स वाई Crown has taken all the authorities in their hand from East India Company and provided the salary, make them employees,
एंड उसी के बाद जो भी रेगुलेशंस वगैरह थी इसमें स्टार्ट हुई. अगर आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर ऑलरेडी देयर इन 1773 एंड यहाँ पे एज सच जो क्योंकि पहले से ही था. जो पिट्स इंडिया एक्ट में आया वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया. दे वर टेकिंग केयर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स एंड इट शुड बी फंक्शन इन अ वेल मैनर्ड वे. बिकॉज चीजें जो पहले हो रही थी वो उस तरीके से इतनी इफेक्टिव नहीं थी. बट व्हेन बोर्ड ऑफ कंट्रोल केम इन द पावर, सो इट वाज efficiently वर्किंग वेल. आफ्टर दैट देयर वाज द प्रेसिडेंट प्लस 6 कमिश्नर, या फिर आप यहाँ चेयरमैन कह सकते हो. सो 6 कमिश्नर वर देयर एंड सेट अप बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस 3 फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. इसमें से आते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और 3 इसमें से जो मेंबर्स लिए जाते थे. एंड देन दे कैन पास एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. जो भी प्रोविजन है इमरजेंसी के टाइम पे पास. सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट. सो इसमें मेंशन वही किया मैंने, दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट. जो भी चेंजेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया था. बिकॉज 1773 वॉज लाइक फेल्ड और उसको सुधारने के लिए 1781 का एक्ट पास किया था. एंड देन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 2 आया. एंड उसके बाद जो भी कुछ चेंजेस हुए. सो देर आर सम फीचर्स ऑफ द एक्ट. लेट मी शो यू फ्रॉम लक्ष्मीकांत. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट. एंड यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, बट आई थिंक ये इलेबोरेट एक बार यहाँ पर देख लेते हैं. सो इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी. जो भी कमर्शियल और पॉलिटिकल जो फंक्शंस थे उनको डिफ्रेंशिएशन करना था. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो काम था. It allows the court of directors to manage the commercial affairs, but created a new body called board of control to manage the political affair. So I have already mentioned that point also कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे दैट वाज अ न्यू बॉडी और पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था. बाकी जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो पहले ही बॉडी थी और कमर्शियल अफेयर को डील करती थी. उसके बाद देन इट एस्टेब्लिश्ड एज अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट. सो यहाँ पे डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ. आफ्टर दैट इट एम्पायर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन supervise and direct of all operations of the civil and military government or revenue of the British passenger in India. जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो सुपरवाइजरी थे. जितने भी ऑल कंट्रोल ऑपरेशंस होते थे, मिलिट्री हो चाहे सिविल हो और रेवेन्यू, वो सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता था. After that, there's an important point. So, the company territory is in India were the first time called British possession in India. इसको इन्होंने ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला. एंड सेकेंड टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. सो उसके बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था. उसके बाद देयर इज अनदर एक्ट. उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793 एंड गवर्नमेंट आप कह सकते हो कि रिटन द लॉ एंड रेगुलेशंस विल फॉलो एंड द प्रोसेस. जो भी जस्टिस दिया जाएगा वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू दिया जाएगा. दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सम पॉइंट्स. इट वाज फर्स्ट चार्टर एक्ट बिकॉज पहले रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट आया था, बट दिस वॉज द फर्स्ट चार्टर एक्ट जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए स्पेशली बनाया गया था. एंड ऑल द रूल्स विल बी फॉर्म्ड फॉर द पीरियड ऑफ 20 years एंड इट विल बी रिविजिटेड एंड चेंज इन एवरी 20 years. तो हर 20 साल में वो रिविजिट किए जाएंगे और चेंज किए जाएंगे. इट वॉज द मोटिव. अपार्ट फ्रॉम दिस, रिकॉग्नाइज द कंपनी political function and clearly established that the acquisition of sovereignty by the subject of the crown
and it is on behalf of the crown and not in its own right. सो ईस्ट इंडिया कंपनी को साफ साफ बोल दिया गया था बिकॉज ये अब जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ईस्ट जो वो क्राउन की है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी डू नॉट हैव दैट पावर फ्रॉम दिस एक्ट ऑनवर्ड्स. आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप कोई भी लेक्चर ले रहे हो बट जो भी रिकमेंडेड बुक है वो आपके पास होनी चाहिए. और लक्ष्मीकांत, जब आप ये लेक्चर ले रहे हो, लक्ष्मीकांत आपके पास होनी चाहिए. और ये पॉइंट्स आप जो भी रिवीजन के लिए और आपको याद रखने के लिए, क्योंकि रिटेन में एक एक दो दो जब पॉइंट्स लिखते हैं तो इसी टाइप से पॉइंट लिखे जाएंगे. बिकॉज आपको पूरा पैराग्राफ मैंने अभी दिखाया, पूरे पैराग्राफ से वो हेल्प आपको नहीं मिलेगी. सो बेटर टू मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज सिर्फ बुक से आप लिखोगे तो मैंने भी बुक में पॉइंट्स बनाए हुए थे बट स्टिल दैट वॉज द नीड. एंड सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. वो आपको बनाने ही पड़ेंगे. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. सो चार्टर एक्ट 1833 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा सबसे पहले जो स्टार्टिंग में, उससे पहले चीजें हो जाती है जब 1813 का एक्ट आता है. सो बंगाल का कॉन्क्वेस्ट भी हो गया था ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद मराठा, मसूलीपट्टनम एंड टीपू सुल्तान, एंड उसके अलावा साउथ इंडिया, मैसूर पूरा कैप्चर हो गया था. पंजाब वॉज द ओनली स्टेट विच प्रोविंस विच इज लेफ्ट. सो उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह वॉज लाइक द किंग ऑफ दैट एरिया एंड दैट पंजाब रीजन. एंड बट अब कहते हैं कि जो घर का भेदी ही लंका ढाता है. सो तेजा सिंह एंड लाल सिंह की वजह से वो हार जाते हैं एंड ही डाइड. सो दैट वॉज द लाइक रीजन. उसके बाद से फिर पंजाब को भी ब्रिटिशर्स अपने अधीन ले लेते हैं. और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो जस्ट मेंशन दीज पॉइंट्स आल्सो. सो दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम एलोकेटेड 1 लाख रुपी फॉर एजुकेशन बट नेवर यूज्ड. बिकॉज ब्रिटिशर्स का क्या था कि हम यहाँ पे रूल करेंगे, जितना भी स्प्रीशियस चीजें हैं हम यहाँ से ले जाएंगे, रॉ मटेरियल है उसको जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट. बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोटिव था पहले स्टार्टिंग में कि वो प्रॉफिट ही कमाना है. और अगर आप क्राउन के बेसिस पे बात करते हो कि क्राउन ने लिया था, बट स्टिल जो भी पैसा जा रहा था वो क्राउन को ही जा रहा था, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. तो अगर चाहता तो क्राउन भी डेवलपमेंट कर सकता था बट ऐसा नहीं हुआ. बट ये जो मांगे थी लोगों के कहने पे स्टार्ट हुई एंड 1 लाख का एलोकेशन हुआ एजुकेशन के लिए, बट कभी यूज नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस कभी भी एजुकेटेड हों और जितनी भी पार्टिसिपेशन अपनी डिमांड्स वगैरह रखें. सिमिलरली दिस वॉज एंड ऑफ द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही थी ना, लोग एजिटेशन या फिर लोग परेशान होने लगे थे. और जब क्वीन को अपनी इमेज पे भी ध्यान देना था, दैट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म किया यहाँ से. एंड आफ्टर, लेकिन उसमें भी चाइना और जो चाय थी उसके ट्रेड पे कोई वो नहीं लगा था, एक्सेप्शन नहीं था इनको छोड़ के. बाकी सारी चीजों के लिए मोनोपोली खत्म कर दी थी. सो 1813 के लिए वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. एक बार लक्ष्मीकांत से भी कुछ पॉइंट देख सकते हो. उसके अलावा चार्टर एक्ट 1833 इट वॉज इम्पॉर्टेंट. सो इट वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. अगर हम बात करते हैं, इट वॉज लाइक टू एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल एलोकेशन ऑफ फंड टू एजुकेशन. यहाँ पे उनको लगा कि क्योंकि जब इंग्लैंड के लोग थे यहाँ पर आए थे तो बहुत मतलब इतने लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो चला नहीं सकते थे. फिर उनको लगा कि आई थिंक इंडियंस को भी हमें एजुकेशन देनी चाहिए. दैट इज द रीजन एंड दैट इज द बैकग्राउंड के दे हैव एलोकेटेड 10 लाख रुपी फॉर एजुकेशन. उसके बाद स्टार्ट होता है गवर्नर ऑफ इंडिया. So Lord William Bentinck was the first governor of India and first time government of India having authority over the entire territory. जब गवर्नर ऑफ इंडिया का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद बात करते हैं let me show you. I'll tell you like sticky note में क्या लिखा है वो, like that was just a fact. So it deprived the governor of Bombay and Madras
and their legislative power. तो क्योंकि जब गवर्नर ऑफ बंगाल को सारी पावर दे दी और उनसे बोला कि वॉट एवर द वर्क दे आर डूइंग, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको आप इंस्पेक्शन करोगे, तो ये लोग अपने आप को छोटा समझ रहे थे और सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मिल गई थी. दैट वॉज द लाइक रीजन ऑफ डिस्प्यूट. तो इसी वजह से दे वर नॉट फीलिंग easy. After that, the Governor General of India was given exclusive legislative power for the entire British India. पूरे ब्रिटिश इंडिया का जितना भी पावर था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया. एंड द लॉ मेड अंडर द प्रोविजंस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, व्हाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स. सो उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, जो भी पहले के जो भी एक्ट थे उनको रेगुलेशंस कहा गया, और इस एक्ट के बाद जितने भी एक्ट बने उनको एक्ट बोला गया. ये रूल जब ये आया था चार्टर एक्ट, उससे पहले मैकाले कमेटी बनी थी. ही क्रिएटेड मैकाले कमेटी, और उसमें उन्होंने बोला था, क्योंकि उनका मानना था कि जितने भी जो एजुकेशन है या इंग्लिश एजुकेशन है ना, वो जितने भी रिच लोग हैं सोसाइटी के, और उसके अलावा डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स एंड सिविल सर्वेंट्स एंड अदर लाइक गुड क्लास पीपल, उन सबको ये एजुकेशन देनी थी कि हमारा काम उन्हीं को एजुकेट करके उन्हीं से ले लेंगे. बाकी जनता से उन लोगों को कोई मतलब नहीं था कौन कौन सी एजुकेशन ले रहा है, कौन किस टाइप से लाइक पढ़ाई कर रहा है, या फिर किस लैंग्वेज को स्टडी कर रहा है. सो दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट. सो अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, बिकॉज जो भी ट्रेड पावर थी वो पूरी क्राउन ने ले ली थी. आफ्टर दैट इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट एंड इट ट्रस्ट फॉर देयर फॉर हिज मेजेस्टी, सो एंड हेयर एंड सक्सेसर्स. सो इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया हिंदी में कि आपको इजीली समझ में आ जाए. तो ये कह सकते हो कि भारत सरकार की जितने भी आप कह सकते हो सर्विसेज या सेवा है, वो ब्रिटिश क्राउन या जो भी उनके सक्सेसर्स हैं, और जो मतलब इंडिया में जो थे उनके सक्सेसर्स को विश्वास में रखा जाएगा. ये मोटिव था बेसिकली. अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टार्टेड दैट इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था जब सिविल सर्विसेज इंडियंस भी अलाउड किए थे यहाँ पे देना. उससे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अलाउड नहीं थे. सो इस एक्ट के बाद स्टार्ट हुआ इंडियंस को सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट देना. एंड उसके बाद उनकी इंडियंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने लगी. उसके बाद ब्रिटिशर्स गॉट हेजिटेटेड बाय दिस. तो उसके बाद चीज़ें बाद में चेंज हुई थी. वी विल डिस्कस इट लेटर. बट ये चीज़ें आई थी, और हमें ये याद रखना है कि सिविल सर्वेंट्स या आप कह सकते हो सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी यहाँ से. आफ्टर दैट अ लीगल मेंबर 4 member was included in the executive council of governor general, and Macaulay was the first legal member. Macaulay first legal member थे इस कमेटी के. उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी पार्लियामेंट, एंड दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट. सबसे लास्ट था. एंड पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853. सो इट वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क. अगर आप बात करते हो फीचर ऑफ द एक्ट थे लेजिस्लेटिव, जो इसमें था डिवीजन ऑफ पावर वाला था, लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, दोनों का जो भी सेपरेशन था, या फिर गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के जो फंक्शंस थे वो सेपरेटेड थे. लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग थी. उसके अलावा प्रोवाइडेड 6 मेंबर, कह सकते हो कि न्यू एडिशनल मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऑफ द council, and on the other words it established a separate governor general legislative council, which came to know as the Indian Legislative Council or control. And there are some more points
आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो, 2-3 पॉइंट्स और हैं उसमें, लेट मी शो यू। सो 1853 के पॉइंट्स थे विच आई हैव मेंशन कि गवर्नर जनरल काउंसिलिंग क्रिएट हुई, एंड आफ्टर दैट 6 मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स to the council, and in other words established a separate governor general legislative council which came to be known as the Indian लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ जैसे सेंटर और स्टेट में अभी होने लगा है वैसे ही था कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी टाइप से आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सा इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम ऑफ सेक्शंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिविल सर्विसेज कब से स्टार्ट हुई, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, जस्ट वांटेड टू शो यू। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड it to retain the possession of Indian territory and trust for the British Crown, but it did not specify any particular period। कोई particular period नहीं था कि रूल का जो भी टेरिटरी है वो कब तक यहाँ पे चलेगी। After that, unlike the provision previous charter, this was a clear indication that the company rule could be terminated at any time the parliament liked। सो भी कंपनी रूल जो था वो किसी भी टाइम एबॉलिश किया जा सकता है, उसके बाद जो भी क्राउन या फिर पार्लियामेंट बोलेगी वैसा ही होगा। उसके बाद जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे अभी 6 स्टेट में है तो वही हुआ। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल of the 6 new legislative members of the Governor General Council. 4 members were appointed by the local provinces, Government of Madras, Government of Bengal and Agra. So यहाँ से 4 members गवर्नर जनरल काउंसिलिंग में बनाए गए जो कि मद्रास से थे, बॉम्बे से थे, बंगाल से थे और आगरा से थे। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द गुड गवर्नेंस एक्ट, या फिर आप कह सकते हो द सिग्निफिकेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 को, जो सिपाही म्यूटनी हुई थी मेरठ में। सो उसका रिपरकशन कह सकते हो कि उसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है उसको 1858 को, 1857 को, और जो सिपाही म्यूटनी हुई थी and the act known as the Act of the Good Governance or Good Government of India, and this is like abolished the East India Company and transferred the power of government territories and revenues to the British Crown। so यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी abolish करके सारी चीजें ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कन्वर्टेड इनटू वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड the viceroy was the direct representative of British Crown in India। so जो viceroy of India था वो ब्रिटिश क्राउन का ही रिप्रेजेंटेटिव था। सोचेगा तो वो ब्रिटिश क्राउन के लिए ही, लेकिन इंडिया का क्या फायदा हो रहा था इसमें, बिकॉज रूल तो अब उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया था। दे कन्क्वेस्टेड ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे रूल्ड फॉर 200 years। तो ये सारी चीजें हुई, कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ। जस्ट मेंशन ये लाइक एक पॉइंट है, द फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया वॉज कैनिन, and it ended the system of dual government by abolishing the board of control and court of control। so यहाँ पे board of control and court of control का जो system था वो abolish कर दिया था। after that here I mentioned that Governor General of India became the Viceroy of India, and there is a new post which is introduced, and Secretary of State, he will arrange all the functions and work of Secretariat Office। या आप कह सकते हो कि जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल अफेयर्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स थे सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंट्रोल करता था, एंड ही वॉज हेल्पिंग टू वाइसरॉय। so complete authority and control over administration was there in the hand of Secretary of State। after that, I mentioned a point, the Secretary of State was a member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament।
सो इट वॉज लाइक कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल जो था वो वाइसरॉय के लिए ही था, एंड जितने भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जो भी अपडेट्स वगैरह होते थे वो सब देने होते थे. आफ्टर दैट इट एस्टेब्लिश्ड इनिशियली लाइक 15 members काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बॉडी थी, वो बनाई गई थी. And this council was an advisory body. So the secretary of state was made the chairman of council, जो उस council का chairman बनाया गया था, और जितनी भी help होती थी secretary of state were taking from these 15 members. उसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. 1861, first of all, the feature of Act of 1861, it was like 3 courts has been established there: Bengal, Bombay, and Madras. And Indian Legislative Council number has been increased. जो council members थे उनके नंबर इंक्रीज कर दिए थे. इसके 2 पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं तो आप लक्ष्मीकांत से भी देख सकते हो. वैसे इतने ही आएंगे, उसमें बहुत डिटेलिंग में जाते नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस, if we talk about Indian Council Act 1892, first time discussion taken place in Indian Council Act 1892. So ये डिस्कशन जो हुआ था सबसे पहले 1892 में हुआ था. इट इज रिलेटेड टू बजट. इलेक्शन वर्ड वॉज नॉट यूज्ड. सो जितना भी इस एक्ट में कहीं पे इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ था. इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशंस ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था. सो इसमें 1-2 पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं लक्ष्मीकांत में से देख लेना, अदरवाइज एज सच रिक्वायर्ड नहीं है. सो if we talk about 1909, Indian Council Act 1909, so this act is also known as Morley-Minto Reform, and Lord Morley was the Secretary of State of India and Lord Minto was the Viceroy of India. So दोनों collaboratively Morley-Minto रिफॉर्म आया, एंड मिंटो वॉज द वॉइसरॉय एंड ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन. जो वॉइसरॉय होता तो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था. मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ही वॉज हैविंग द ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अथॉरिटी था. एंड ये सारे जितनी भी फंक्शनैलिटीज है दे वर परफॉर्मिंग. If we talk about number of Indian Legislative Council was increased from 16 to 60. तो 16 से 60 कर दी गई थी नंबर्स. उसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, he was the first law member. So it is an important question. Apart from this, the act legalized communalism, या फिर मिंटो came to be known as the फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. सो उसमें क्या था कि सपोज अगर आपको नहीं पता है, सो कोई मुस्लिम और हिंदू एरिया है, तो हिंदूज जो होंगे वो हिंदू एरिया वाले रीजन में वोट करेंगे और हिंदूज को. उसके अलावा मुस्लिम रीजन के जो लोग हैं वो मुस्लिम्स को वोट करेंगे. सो दैट वाज लाइक द कम्युनलिज्म. और मिंटो थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कम्युनलिज्म इन इंडिया. सो अगर हम बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया हिंदू एरिया एंड मुस्लिम एरिया, और इसमें जो वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको कम्युनलिज्म लाइक कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं. सो इट वाज लाइक दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स. सो ये पॉइंट एज सच, क्योंकि जितना पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एक बार आपको लक्ष्मीकांत से रीड करना पड़ेगा इसको,
क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चन है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने घटना चक्र में आपको शो किए हैं, वो एक बार देख लेना। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, जो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं, तो मेक योर ओन नोट्स अकॉर्डिंगली। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की बात करते हैं। सो दो स्टोरी हैज बीन चेंज फ्रॉम ईयर, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यहाँ पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है एक तो इंडिया पार्टिसिपेट करता है और ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दो और इसके बदले में हम कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको देंगे इंडिया से। लेकिन एट लास्ट ऐसा ही होता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो करती है ब्रिटिशर्स हमेशा, जब तक इंडिया से नेगोशिएट करते हैं, एंड दे डिडंट गिव एनीथिंग टू देम। सो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। अगर बात करते हैं डायरकी इंट्रोड्यूस्ड एंड गवर्नमेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं, सो देयर वर टू सब्जेक्ट्स। डायरकी वाज लाइक कंसिस्टिंग हैविंग टू सब्जेक्ट, दैट इज रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट रिजर्व सब्जेक्ट, दैट इज डिफेंस, protection, finance and foreign affairs. We talk about transfer subject, so that was election, agriculture and health. So ये दोनों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो अगर आप इन सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि ये वाले सब्जेक्ट तो हमारे पास रहेंगे, अगर ये वाले सब्जेक्ट में भी आपने इसका मिसयूज किया, वेदर इट इज एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, तो ये सारे सब्जेक्ट भी हम आपसे वापस ले लेंगे, या फिर हम आपसे ले लेंगे और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा करने के लिए। सो डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, तो डायरकी सिस्टम स्टार्ट हो गया। उसके अलावा जो भी पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स थे वो यहाँ पे ऐड किए गए, बट दे वर इन 1924 में, बट दे वर एडेड अंडर 1919 एक्ट। 1919 एक्ट के अंडर ही उनको ऐड किया गया था। उसके अलावा आई हैव गिवन लाइक, आप नोट कर लीजिए, साइमन कमीशन एंड कम्युनल अवार्ड, ये आप खुद से करना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली पढ़ते हो ना, तो आपके पास बुक रहेगी। ऑल्दो मैं आपको शो कर सकती हूँ यहाँ पे, बट स्टिल एक होमवर्क टाइप सोच सकते हो कि आप, अगर हम साथ में स्टडी कर रहे हैं तो आप को ये चीजें खुद से भी करनी चाहिए। लेट मी शो यू एक्चुअली में पॉइंट क्या है, अगर आप छोड़ दोगे बेटर है कि डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे। सो इन नवंबर 1927 itself, 2 years before the schedule, the government announced the appointment a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under the new constitution. So यहाँ पे बात होती है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, तो रिप्रेजेंटेशन भी मांगा था लेकिन वो मिला नहीं। बहुत सारी जो भी काउंसिल हुई थी, तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो तो ब्रिटिशर्स अपने पास रख लेते थे, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले और जो एक्सपेंसेस वाले सब्जेक्ट थे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर था, वो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिए थे इंडियन उसके लिए। सो चीजें वहां पे उस तरीके से काम नहीं कर रही, एज मेंशन्ड हियर आल्सो। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बाइकॉटेड द कमीशन, बिकॉज जब सारे मेंबर ही, आप साइमन कमीशन का बाइकॉट प्रॉपरली इसीलिए किया गया था क्योंकि सारे मेंबर अगर ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, और आप कह रहे हो कि इंडियंस के लिए बनाया जा रहा है ये भी, तो फिर फायदा क्या है इस चीज का, इसीलिए एवरीबडी हैज बाइकॉटेड दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, the commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy. Diarchy यहाँ से खत्म कर दी, extension of responsible government in the provinces, establish a federation of British India and princely states. So यहाँ पे diarchy provinces से खत्म करके और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया। After that, they have mentioned the consider the proposal of the commission. The British government converted 3 round table conferences and the representative of the British government, British India and princely states. The
क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की थी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे, सेकंड में उनको बुलाया गया था तो फिर वो गए थे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट अपने एक्सपेंसेस पे गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने। एंड बी आर अम्बेडकर हैज अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ही रिप्रेजेंटेड, क्योंकि उनको जो डाउन रिडन सेक्शन था उनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, एंड दैट्स व्हाई ही हैज like mentioned his points in round table conference. So this is the communal award. ये आप एक बार पढ़ लेना, एज सच इससे क्वेश्चन आया नहीं है। जैसे यरवदा जेल और पूना पैक उसकी बात करते हैं तो लेट्स चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। इन अगस्त 1932 Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of the minorities. ये इसलिए हुआ था, एक तो माइनॉरिटीज के लिए स्कीम की, उसके अलावा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो ब्रिटिशर्स हमेशा ही करते थे। सिमिलरली ऐसा हुआ बिकॉज जो अनटचेबल्स थे या जितना भी प्रॉब्लम चल रही थी, जितनी भी बैड इवल थी उस टाइम पे इंडिया में, उसको लेके ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करते हैं, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि दोनों की जो भी थॉट प्रोसेस थे वो अपने अपने मतलब जगह पे वो लोग सही होंगे, लेकिन उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे वो मतलब मैच नहीं कर रहे थे। दैट वाज द मेन रीजन। एंड यहाँ पे जो भी मुस्लिम लीग थी वो अपने क्या बोलते हैं अलग अपनी मांगे कर रही थी, तो वही सारी चीजें यहाँ पे हुई। एंड एक बार आप पढ़ लेना इसको। And Government of India Act we will discuss in the next class. Till then, thank you so much. Study hard as exam is knocking at the door, and we should pull up our socks and we should do well.